पर आपका स्वागत है। राधे क्लासेस प्रतापगढ़ में आपका वेलकम है। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत एक परिचय से, और भारत एक परिचय के अंतर्गत है। सबसे पहले हम देश के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि जो देश को जो अन्य जो नाम दिए हैं, जिनके अंतर्गत है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ब्रह्मरथ, आर्यव्रत, सप्त सैंधव प्रदेश, सोने की चिड़िया, दूध दही की नदियों वाला देश और जम्मू द्वीप। इन सब नामों से देश को जाना गया है, लेकिन इनमें से संवैधानिक जो नाम मिलेंगे वो दो ही हैं। और ये जो संवैधानिक नाम है दो, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। बाकी सारे नाम कहलाएंगे उपनाम। सीधे शब्दों में बोल सकते हैं, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और जो संविधान का आर्टिकल जो फर्स्ट है, उस आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। हमने न तो फेडरेशन अपनाया है, हमने न अर्ध संघ को अपनाया है, न हमने परिसंघ को अपनाया है। तो हम केवल कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं? जैसा कि केसी वेयर कहता है कि भारत का संविधान एकात्मक संघात्मक दोनों को रूप लिए हुए है, इसलिए एकात्मक है। तो भारत का एक तो भारत और दूसरा नाम क्या मिलेगा, इंडिया। अब सबसे पहले बात आती है कि भारत जिसको हम नाम दिए हैं, इस भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भारत शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो भा का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान, यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और रत का मतलब होता है लीन होना या लगे होना। अर्थात उस देश को भारत कहा गया जहां के लोग कौन से ज्ञान में लीन थे, आत्मीय ज्ञान में लीन थे। या कौन सा ज्ञान बोल सकते हो? ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, उसमें जहां के लोग लगे हैं। और उस ज्ञान के आधार पर प्राचीन काल में भारत को एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया इस ज्ञान के आधार पर? प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा गया। तो ध्यान रखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने अन्य देश के लोगों को बहुत बड़ा नॉलेज या ज्ञान दिया है, और दूसरे को ज्ञान देने के कारण प्राचीन काल में भारत क्या कहलाया, विश्व गुरु। ज्यादातर आविष्कार हैं वो भारत में ही हुए हैं, बशर्ते श्रेय किनको मिला है, विदेशियों को। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या माना है, परमाणु। ये रदरफोर्ड, डाल्टन, इन लोगों ने बाद में बताया है। हमारे यहाँ कण्व ऋषि हुआ था, उसने 2000 वर्ष पहले ही बता दिया था, लेकिन उसने परमाणु की जगह कौन सा शब्द यूज लिया, अणु। बस यही डिफरेंट है। ऐसे ही शल्य चिकित्सा खोज कहाँ हुई, भारत में, लेकिन श्रेय किनको दिया जाता है, विदेशियों को। क्योंकि हमारे यहाँ कालीबंगा के उत्खनन में एक बालक की क्या मिली थी, खोपड़ी। उसमें कितने छिद्र मिले, 6। और ये माना जाता है उस शल्य चिकित्सा का दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे प्राचीन क्या है, प्रमाण है। उसी तरह से विमान आविष्कार के लिए हमारे यहाँ रामायण में पुष्पक विमान को जाना जाता है, लेकिन विदेशी शरण नहीं देते हैं, वो राइट बंधु वगैरह को मानते हैं। तो हमारे यहाँ आविष्कार हुए और शरण किनको मिला, विदेशियों। हमारे ऋषि मुनियों ने अन्य लोगों को ज्ञान दिया, इसलिए प्राचीन काल में क्या कहलाया, विश्व गुरु। और माना जाता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ जामुन के वृक्ष ज्यादा थे। किसके पेड़ ज्यादा थे, इसलिए प्राचीन काल में भारत को क्या कहा गया, जम्मू द्वीप। जब आप भगवान बुद्ध की बात करते हो, लाइट ऑफ एशिया कौन है, भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा गया है, जातक कथा। बताओ, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का नाम क्या है, और जातक कथाओं में हमारे देश का क्या नाम मिलता है, जम्मू द्वीप। आपने वो पढ़ा होगा ना, वो संस्कृत में वो चलता है, एक वो बंदर होता है, एक मगरमच्छ नदी में होता है, जामुन के पेड़ पर रहता है ना। तो वहां पर पढ़ रहा, वहां जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप है, यही मिलेगा, भारत शब्द नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, जम्मू द्वीप है। क्योंकि पहले प्राचीन काल में हमारे यहाँ जामुन के पेड़ क्या थे, ज्यादा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, जम्मू द्वीप। तो जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण क्या कहलाया, दूसरे को ज्ञान देने के कारण क्या कहलाया, फिर क्या रहे, दूध दही की नदियों वाला देश। इसका मतलब है, यहाँ लाक्षणिक अर्थ लेंगे। हिंदी में 3 तरह की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिसमें सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वो कौन है, अभिधा। जिसमें लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है वो क्या है, लक्षणा, और वो शब्द कहलाता है लक्ष्यार्थ। तो यहाँ भी लक्षणों के आधार पर ही है। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि ऊपर से दूध की बारिश हो, फिर बीच में दही जम जाए और फिर उनसे नदियां निकले। तो क्या होगा, यहाँ लाक्षणिक अर्थ क्या ग्रहण करें। जैसे मोहन तो शेर है, वहां भी लक्ष्यार्थी है।
क्योंकि मोहन एक इंसान है, वो शेर पशु कैसे हो सकता है। तो वहां भी लक्ष्य को यानी लक्ष्यार्थी ग्रहण किया है। ऐसे ही यहाँ भी दूध दही की नदियों वाला देश, बोलो क्या होगा लक्ष्यार्थ। मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पशु थे, दुधारू पशुओं की बहुत ज्यादा संख्या थी, इसलिए क्या कहा, दूध दही की नदियों वाला देश। किसको? फिर बात करें सोने की, क्या कहलाया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्या था, इसलिए क्या कहा, सोने की। फिर बात करें, आगे आ रहा है सप्त सैंधव प्रदेश। ऐसा माना जाता है भारत में सबसे पहले आकर बसे थे जो लोग, वो आर्य थे। कौन थे? और ये आर्य जिस प्रदेश में आके सबसे पहले बसे थे, उस प्रदेश का नाम क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें 7 नदियों का लिंक है। आप ध्यान रखिए, 7 में एक तो जो सबसे हिमालय की पश्चिमी नदी आएगी, जिसका नाम क्या होगा, सिंधु। 7 सैंधव प्रदेश में 7 नदियां जोड़ेंगे, एक तो कौन आ गई, सिंधु। एक लुप्त हो चुकी है, जिसकी जगह घग्गर बह रही है, बोलो सरस्वती। कौन आएगी, और 2 ये हो गई। और पंचनद में कितनी नदियां, 5। उत्तर से बोलो क्रमशः, उत्तर से क्रमशः बोलो। पहली कौन, झेलम। झेलम जिसमें मिलेगी वो चिनाव में, और चिनाव में और मिलेगी रावी। नीचे आएगी व्यास, लेकिन व्यास मिलेगी सतलज में। और 5 मिलकर कहलाएंगी पंचनद, और 5 मिलेंगी किसमें, सिंधु में। तो पंचनद में 5 नदियां, उत्तर से बोलो क्रमशः, झेलम, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी। अब बताओ पंचनद को दक्षिण से उत्तर में जमाओ, सतलज। ये भी ध्यान रखना, इन 5 नदियों में से एकमात्र नदी सतलज है, जिसका उद्गम हमारे भारत से नहीं है। बाकी 4 ऊपर की नदियां हैं, इन सब का उद्गम कहां से है, भारत से ही है। झेलम ये शेषनाग झील के पास से, श्रीनगर के पास से निकलती है। चिनाव हिमाचल प्रदेश के पास से निकलती है। रावी हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। इसके अलावा व्यास हिमाचल में व्यास कुंड से आएगी, लेकिन भारत से कौन नहीं निकल रही है। तो 5 नदियों में कितनी नदियों का उद्गम भारत नहीं है, कौन सी, और ये सिपकिला दर्रा से हमारे भारत में क्या करती है, प्रवेश। तो बात करेंगे 5 ये हो गई, एक सरस्वती कितनी हुई, सिंधु जोड़ो कितनी हुई। इन 7 नदियों का एरिया क्या कहलाया। और इसी प्रदेश में आकर सबसे पहले कौन बसे थे, और आर्य जहां रहते थे उस जगह को ये पवित्र बोलते थे, और पवित्र भूमि के रूप में ये आर्य उस भूमि का नाम ही क्या रखते थे, तो उसको क्या नाम देते थे, ये ब्रह्मरथ। तो बताओ सप्त सैंधव प्रदेश कितनी नदियों का एरिया था। उस सप्त सैंधव प्रदेश में जहां आर्य रहते थे उसको क्या कहा गया, ब्रह्मरथ। क्या कहा, ध्यान रखना, आपके राजस्थान का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था उस समय। तो याद रखना, ब्रह्मरथ में राजस्थान का हिस्सा भी शामिल था, क्योंकि लुप्त हो चुकी सरस्वती का एरिया कुछ राजस्थान से भी लिमिट है। तो बताएंगे पवित्र भूमि के रूप में क्या कहा, ब्रह्मरथ। 7 नदियों का एरिया होने के कारण सबसे पहले भारत में आकर बसे थे कौन, इसलिए देश का नाम आर्य आकर बसे, इसलिए क्या कहा। तो पवित्र भूमि के रूप में सप्त सैंधव प्रदेश कितने नदियों का एरिया, इसमें भी पवित्र भूमि को क्या कहा। तो बात करें सोने की अधिकता थी, इसलिए प्राचीन काल में। फिर बात करें हमारे यहाँ पशुओं की क्या थी, अधिकता, और दूध दही की कोई कमी, इसलिए क्या कहा, दूध दही की नदियों वाला। जामुन के वृक्षों की क्या थी, इसलिए क्या कहा। वैसे कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो पेंजिया था ना, उस पेंजिया का दक्षिणी भाग जम्मू द्वीप कहलाता था। पेंजिया का दक्षिणी भाग, जिसको गोंडवाना लैंड आपने नाम दिया, वो कहलाता था जम्मू द्वीप। उसी से टूटा है भारत का प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, इसलिए जम्मू द्वीप कहा है। तो दोनों रीजन याद रखना। वैसे ज्यादा फैक्ट बना है जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण। फिर क्या आ रहा है अगले, नेक्स्ट क्या आ रहा है, और ये नाम किस नदी पर पड़ा। अब बताओ भारत के इधर के पश्चिम के देश जो है, इनको कौन से देश कहा जाता है। भारत के पश्चिम में इधर जो देश हैं, इनको कौन से देश कहा जाता है, अरब देश। क्या बोलेंगे, इधर पड़ता है एक खाड़ी, फारस के
फारस की, तो ये अरब कंट्री या अरब देश कहलाते हैं। और ये माना जाता है कि अरब के निवासी, अब अरब में तो ईरान है, इराक है, दोहा है, कतर है, यूनान है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अरब के निवासियों में भी विशेष पूछे तो किन की बात करेंगे हम लोग? ईरानियों की। ईरान के निवासियों को क्या कहा? ईरानी। अरे ईरान के रहने वाले क्या कहलाए? जैसे भारत के रहने वाले, ऐसे ही ईरान वालों को, ऐसे ही यूनान वालों को। तो जो ईरानी लोग थे, ये ईरानी लोग इस नदी के पास पहुंचे। कौन लोग? कौन सी नदी के पास? इस सिंधु नदी के पास में पहुंचे ये लोग। लेकिन इस नदी का नाम क्या था? सिंधु। जब इन लोगों ने उच्चारण करना चाहा तो ये लोग क्या नहीं बोल पाए? स का उच्चारण किया तो मुंह से क्या निकला? है। इसलिए सिंधु का उच्चारण इन लोगों ने क्या किया? और देश को और निवासियों को। तो बताइए, अरब के निवासियों ने हमारे देश का नाम क्या रखा? बताइए, अरब के निवासियों ने देश को हिंदुस्तान क्यों कहा?